मैं सुनील सर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज देखो क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस लेसन वन का जो हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन किए थे पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन को कवर किए थे। आज पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। जो पार्ट 2 है इसका क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ से आपको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ की आपको रासायनिक अभिक्रिया लिखे उसका समीकरण लिखना है। एल्युमिनियम है प्लस कॉपर क्लोराइड है, जब क्रिया कर रहे थे एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर का निर्माण हो रहा। तो देखो बाबू, जब एल्युमिनियम कहेगा तो Al, जब कॉपर क्लोराइड कहेगा तो CuCl2, और जब एल्युमिनियम क्लोराइड बन रहा है तो AlCl3 और प्लस कॉपर कहेगा तो Cu। तो 2 से यहाँ पर गुणा कर दीजिए और यहाँ पर 3 से गुणा कर दीजिए। ये संतुलित 2 से यहाँ पर 3 से यहाँ पर संतुलित करने के लिए ना दोनों तरफ दोनों समीकरण में बराबर होना चाहिए। आ जाओ। सेकेंड क्या कहता है कि हमारे पास बेरियम क्लोराइड है प्लस पोटेशियम सल्फेट है, और बेरियम क्लोराइड जो है पोटेशियम सल्फेट से क्रिया कर रहा है तो बेरियम सल्फेट बन रहा है प्लस पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है। तो हम जानते हैं कि बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट का K2SO4। जब क्रिया हो रही तो बेरियम सल्फेट बन रहा है तो BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है तो KCl3 हो जाए। आ जाओ। उसके बाद से देखते हैं मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि 8वां क्वेश्चन है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए और प्रत्येक का अभिक्रिया का नाम भी बताना है। तो आइए देखते हैं इसको। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आपका है पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, जब क्रिया कर रहे हैं तो बन रहा है पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। तो देखो, सबसे पहले अगर इसको पोटेशियम ब्रोमाइड का सूत्र लिखेंगे तो KBr, बेरियम हाइड्रोक्साइड का लिखेंगे, बेरियम आयोडाइड का लिखेंगे तो BaI2, और जो बनेगा उसका नाम होगा पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। इसको हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो पोटेशियम ब्रोमाइड है, बेरियम आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड बना है। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया आप देख ही रहे हैं कि 2 यौगिक है तो इसीलिए इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। अच्छा, B नंबर आ जाओ। देखिए, ये सब आपका दिया गया, ये आपको लिखना है और नाम बताना। जिंक कार्बोनेट है, ये जब गर्म कर रहे हैं हम तो जिंक ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है। तो जिंक कार्बोनेट है तो ZnCO3, जिंक ऑक्साइड में टूट रहा है तो ZnO, और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है तो CO2। अब देखो बाबू, एक यौगिक है और आप इसको गर्म कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 यौगिक का निर्माण हो रहा है, तो इसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना। मैंने जिंक कार्बोनेट है, हम इसको गर्म करें तो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। उसके बाद हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। हाइड्रोजन के लिए H2, क्लोरीन के लिए Cl2। जब दोनों क्रिया कर रहे हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं तो 2HCl। देख रहे हो बाबू, 2 तत्व हैं और मिलकर के केवल एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका दिया है मैग्नीशियम है प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये जब क्रिया करें तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है और प्लस हाइड्रोजन बन रहा है। तो आप देख ही रहे हैं कि जब मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम के लिए आप Mg लिखते हैं, प्लस जो हाइड्रोजन क्लोराइड है इसके लिए आप HCl लिखते हैं, और मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है तो MgCl2, और हाइड्रोजन बन रहा है तो हाइड्रोजन लिख देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, संतुलित हो जाएगा। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 9th के पास कदम रख रहे हैं, और हमारे पास जो क्वेश्चन 9th है ई कहता है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो जब बात करेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का तो कहेंगे वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलता है तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलता है तो उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे खाना बनाना, ये भी जब खाना आदमी बनाता है तब भी ऊष्मा बाहर निकलता है
तो इसको भी हम लोग ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। या आग जलाना, आग भी जलाएंगे तो देखते होंगे कि ऊष्मा बाहर निकलता है, तो इसको भी हम लोग ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। अब आते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो आप कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा को बाहर से अवशोषित किया जाता है तो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। आप उदाहरण में बर्फ़ को खाना भी लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग बर्फ़ को खाते हैं तो बाहर से ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा को बाहर से अवशोषित किया जाता है तो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको भी आप याद रखेंगे, बर्फ़ को खाना भी हो सकता है। अब आइए नेक्स्ट के पास हम लोग चलते हैं। अगला हमारे पास है श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। क्वेश्चन यही है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो आप कहेंगे कि श्वसन की प्रक्रिया में शरीर के अंदर से माने शरीर, जब हम लोग सांस लेते हैं तो शरीर के अंदर ऑक्सीजन जाता है और इसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर और ऊर्जा जो होती है बाहर निकलती है, इसीलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। मैंने कहने का मतलब है कि श्वसन की अभिक्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है बाहर निकलता है, इसलिए इसको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 12 के पास। ठीक है ना, 11 के पास है। कहता है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण आपको लिखना। आप पढ़ करके आ रहे हैं वियोजन अभिक्रिया और जो संयोजन अभिक्रिया, इसके बारे में मैंने आपको बताया था वियोजन अभिक्रिया में कि जब किसी यौगिक को ताप, ऊष्मा और वैद्युत दिया जाता है तो वह कई भागों में टूट जाता है, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अभी आप थ्योरी में भी इसका अध्ययन किए थे। वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो जब कोई माने किसी यौगिक को ताप, ऊष्मा या विद्युत दिया जाता है और वह कई भागों में टूट जाता है तो उसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये भी आपसे पूछा जाता है तो बता सकते हैं। जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, हमने इसको गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, तो इसको भी हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद एक होता है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया में कहेंगे कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलकर केवल एक ही यौगिक का निर्माण करता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलकर केवल एक ही यौगिक का निर्माण करता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है CO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है, जब ये मिला तो क्या बना बाबू, कैल्शियम कार्बोनेट बना। फिर हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, क्रिया किया तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना। माने 2 इसमें तत्व हैं और ये दोनों तत्व मिल करके केवल एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए हम इसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिन्हें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। माने कह रहे हैं कि माने वियोजन अभिक्रिया लिखना है जिसमें एक बार ऊष्मा देकर तोड़ा जाता है, एक बार प्रकाश देकर तोड़ा जाता है और एक बार विद्युत देकर। तो देखो ऊष्मा का उदाहरण, माने अब मैं उदाहरण लिखने के लिए जा रहा हूँ जिसमें ऊष्मा देकर के पदार्थ को तोड़ा जाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 है, हम इसको जब ऊष्मा देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट जाता है। तो ये ऊष्मा का उदाहरण होगा। कैल्शियम कार्बोनेट है, हमने इसको ऊष्मा दिया तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ताप का उदाहरण दे दीजिए, ताप देकर तोड़ना है तो लेड नाइट्रेट है बाबू आपके पास PbNO3 का ट्वाइस, तो लेड नाइट्रेट है, हम इसको क्या दे रहे हैं, ताप दे रहे हैं, तो लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में टूट जाता है। देख लो, PbO को लेड ऑक्साइड कहते हैं, NO2 को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं और O2 को ऑक्सीजन कहते हैं। अच्छा, आप देख लो प्रकाश का उदाहरण है, तो प्रकाश के उदाहरण में अगर आपसे कोई कहे तो AgBr2 लिख सकते हैं। माने सिल्वर ब्रोमाइड है, हमने प्रकाश दिया है तो Ag प्लस Br2 में टूटा है, यानी सिल्वर और ब्रोमीन में टूटा आती है। ये तीनों देख लो, ये ऊष्मा का उदाहरण। माने ये ऊष्मा दे करके कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ा गया। ये लेड नाइट्राइट है जिसको हमने ताप दे करके लेड ऑक्साइड और NO2 और प्लस O2 में तोड़ा। ये प्रकाश का उदाहरण है कि सिल्वर
ब्रोमाइड है, हमने इसको प्रकाश दिया तो सिल्वर प्लस ब्रोमीन में टूट गया। अच्छा, एक विद्युत वाला भी है। तो जल है हमारे पास H2O, इस जल में हमने विद्युत को प्रवाहित किया, यहाँ पर विद्युत आप लिख सकते हैं, विद्युत को प्रवाहित किया तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो गया, टूट गया। तो ये आपका विद्युत का उदाहरण हो जाएगा कि जल है, जल को हमने विद्युत दिया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो गया, टूट गया। तो ये आपका। चलो आ जाओ नेक्स्ट पर चलते हैं। आगे आपके पास क्वेश्चन में कुछ बातें लिख रही है, कह रहा है विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है। देख रहे हैं ना, प्रश्न है कि विस्थापन और जो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखिए। तो देखो, पहले विस्थापन अभिक्रिया के बारे में हम लोग को लिखना है। हमने पढ़ा भी है विस्थापन अभिक्रिया में कि जब कोई क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील यौगिक से एक तत्व को उठाकर स्वयं उसके जगह पर चला जाता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो माने इसमें क्या होता है, ये कोई क्रियाशील तत्व है और वह क्रियाशील तत्व किसी यौगिक को हटा करके उसके जगह पर स्वयं चला जाता है तो उसको मतलब विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपको पोटेशियम है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक यौगिक है, पोटेशियम आपका अधिक क्रियाशील तत्व है, तो सोडियम को हटा करके पोटेशियम खुद चला जाएगा, तो सोडियम का अलग कर दिया, तो इसलिए इसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा देख लो, अब हमारे पास जो चीज़ आने वाला है उसका नाम होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो जब दो यौगिकों के बीच तत्वों या धातुओं का आदान प्रदान होता है तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जब दो यौगिकों के बीच तत्वों या धातुओं का आदान प्रदान होता है तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, समझे, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी क्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड से हम करा रहे हैं, तो सोडियम क्लोराइड बन रहा है NaCl और प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। तो सोडियम क्लोराइड बना और ये पोटेशियम क्लोराइड है, तो इसमें धातुओं का आदान प्रदान हुआ, तो यही आपका कहलाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है। कहता है कि सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। अच्छा देख लो ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। कह रहा है कि सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए विस्थापन समीकरण लिखना है, माना अभिक्रिया लिखना। तो सिल्वर नाइट्रेट है तो AgNO3 प्लस कॉपर है, तो जब क्रिया करेंगे तो कॉपर नाइट्रेट बनेगा CuNO3 और प्लस सिल्वर आपके बाहर निकल गया। तो रिएक्शन तो यही होगा, देखिए ना, बहुत सिंपल है। जब सिल्वर नाइट्रेट का है तो AgNO3 हो जाएगा और प्लस कॉपर से क्रिया कराएं तो कॉपर नाइट्रेट बना है और प्लस सिल्वर बना आपका। उसके बाद से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। कहता है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर के समझाइए। यही प्रश्न है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर के समझाना है। तो आपके पास जो क्वेश्चन था उसका आंसर है अवक्षेपण अभिक्रिया में आप कहेंगे कि जब किसी विलय को विलयन में डाला जाता है। याद करो बाबू, विलय क्या होता है ना, जैसे नमक है और विलयन क्या है, पानी है। यानी जब किसी विलय को विलयन में डाला जाता है तो वह नीचे बैठ जाता है, तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। नीचे बैठ जाता है। बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो पानी में आप डालेंगे तो नीचे की तरफ जब बैठ जाते हैं, कोई भी पदार्थ होगा, ये विलयन है, हमने डाला, जा करके नीचे क्या हो गया, ये बैठ गया, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। बेरियम क्लोराइड BaCl2 है और पोटेशियम सल्फेट है K2SO4, तो रिएक्शन हुआ है तो देखिए हमारे पास बेरियम सल्फेट बना, यह अवक्षेप है बाबू, ये जा कर के नीचे का आ जाएगा, बैठ जाएगा, प्लस पोटेशियम क्लोराइड आपका, तो ये रिएक्शन आपका हो जाता है। तब बेरियम क्लोराइड का है और इसमें पोटेशियम सल्फेट डालें आप, तब बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड आपका बन गया, यही अवक्षेप के रूप में नीचे। चलो क्वेश्चन नंबर 16 के पास हम लोग कदम रखना है। तो
16 नंबर क्वेश्चन में बाबू हम ध्यान देते हैं। यहाँ पर क्या कहता है 16 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों को व्याख्या कीजिए। मतलब क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए और प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण भी दीजिए। उपचयन, अच्छा पढ़ के आ रहे हैं, थ्योरी में मैंने पढ़ाया था उपचयन क्या होता है। तो उपचयन अभिक्रिया मैंने कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। देख रहे हो, उदाहरण 2 आपके पास है, मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम अलग है, ऑक्सीजन अलग है, और मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जाकर जुड़ गया तो इसको भी उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब किसी तत्व के साथ जब किसी ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये उपचयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, इसके साथ भी जाकर जुड़ गया तो ये भी आपका उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया में क्या कहेंगे कि जब यौगिकों से ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जब यौगिक से ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड या 2MgO क्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अलग हो गया। जल है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट गया, तब भी आपका ये अपचयन अभिक्रिया होगा। ठीक है, तो जब भी ये सब पूछा जाता है तब तो आप हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है बाबू। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। हमारे कोई तत्व है X जिसको हम लोग क्या करते हैं, जब गर्म करते हैं तो वह काले रंग का हो जाता है। तो इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताना है आपका। ठीक बा, तो X का नाम हो जाएगा कापर तथा जो यौगिक बन रहा है उसका नाम हो जाएगा कापर ऑक्साइड। तो तत्व का नाम X हो जाएगा और जो यौगिक बना उसका नाम होगा कापर ऑक्साइड। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ रहा है बाबू। क्वेश्चन नंबर है 18 नंबर कि लोहे के वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। हमने थ्योरी में ही पढ़ा है, कह सकते हैं पेंट करने पर लोहे के वस्तु में जंग नहीं लगता है क्योंकि वह जब जल और वायु से क्रिया नहीं करता। इस आदमी क्या करिए ना कि कोनो पदार्थ, वही पदार्थ है, इसके ऊपर हम लोग जब पेंट कर देते हैं, जैसे मान लो पेंट कर दिए तो पानी और जो नमी होता है, पानी हुआ चाहे ऑक्सीजन, इस पर नहीं रुकता है, नीचे आ जाता है। इससे जो वस्तु होता है उस पर जंग नहीं लगता, यानी जंग का मतलब होता है वो ख़राब नहीं होता। तो इसीलिए उसको क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है। उसके बाद से हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 1 था संक्षारण क्या होता है। तो आप देखिए संक्षारण तो हम लोग पढ़े ही होंगे, जब वायु और जल की उपस्थिति में लोहे या लोहे से बनी हुई वस्तुओं में जंग लग जाता है तो उसे संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे को अगर खुले स्थान पर रखने पर उसमें जंग लग जाता है तो जंग लगने के यही कारण है कि उसने नमी यानी हवा और जल दोनों से क्रिया कर ले। उसके बाद से विकृति गंधिता की बात है कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में खाने वाले पदार्थ खराब हो जाते हैं तो उसे विकृति गंधिता कहते हैं और इसे खाद्य पदार्थ का स्वाद और गंध दोनों बदल जाता है। बात समझ रहे हैं। और चिप्स के खुले में रखने पर क्या होता है, वह खराब हो जाता है। तो इसको भी हम लोग कह सकते हैं कि ये विकृति गंधिता होता है। तो मेरे दोस्त, इस तरीके से आज पाठ जो 1 है उसका एक्सरसाइज भी ख़त्म होता है। धन्यवाद।